बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हैं। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसे शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं। एनपीओ क्या है? एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं? ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आप अपनी केवी की ही एग्जांपल ले सकते हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन इज द एग्जांपल ऑफ दिस। केंद्रीय विद्यालय संगठन आज से इतनी फीस चार्ज नहीं करता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। वो उसका पर्पस एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल केवीएस है। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जितने भी, वो इसका एग्जांपल है। गवर्नमेंट स्कूल्स इतनी फीस चार्ज नहीं करते। इवन प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स तो फीस ही चार्ज नहीं करते हैं। तो इवन दे आर स्पेंडिंग ऑन सैलरी एंड मिड डे मील्स एक्सेट्रा। तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। Then there are various clubs and NGOs formed. Then there are various religious institutions like temples, gurdwaras, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। They are working for the welfare of the society. तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका पर्पस सोसाइटी का वेलफेयर है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनको वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए फॉर्म किया गया है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए इनको भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो पहले हम इनके फीचर्स पढ़ते हैं। पहला फीचर है दैट इट्स मेन एम इज पब्लिक वेलफेयर। पहला पर्पस है पब्लिक का वेलफेयर, बाकी सेकेंडरी हो जाता है। ये जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सेकंड, दे आर फॉर्म्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज। इनको एक सोसाइटीज की तरह और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह फॉर्म किया जाता है। दे हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। जनरली इनको रजिस्टर किया जाता है। Then they have members also. They are managed by elected representatives. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, आपने देखा होगा। आप उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप कोई सोसाइटी में रहते हो या इवन अगर आप टीवी देखते हो, उसमें एक प्रोग्राम आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें वो एक सोसाइटी दिखाते हैं, गोकुल धाम, जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मंदिर, सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं, मंदिर पे खर्च होता है। वो सारा पैसा जो है कहाँ से आता है? मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और आपने उसमें देखा है कि एक सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरर है। तो दे आर ऑल, द होल कमिटी इज मैनेज बाय, द होल सोसाइटी इज मैनेज बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। देन देयर मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। इनको पैसा कहाँ से मिलता है? इनको पैसा मिलता है सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन क्या है? वो अमाउंट जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ, आपने गोकुल धाम में देखा होगा कि वहां पर मेंटेनेंस चेक बोला जाता है, जिस चीज को हर महीने मेंबर देते हैं सोसाइटी के, तो वो सब्सक्रिप्शन है।
कोई ना कोई डोनेशन दे जाता है। सोसाइटी को कई बार आपने देखा होगा, उसमें दिखाते हैं, चलो वहां ना देखो तो टेम्पल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में कोई ना कोई डोनेशन दे जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। लीगेसीज, जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अपनी विल से डेथ के बाद किसी एनपीओ के नाम कर जाता है, उसे लीगेसीज कहते हैं। और उसके अलावा अगर वो पैसे वो कहीं पे इन्वेस्ट करें तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये मेन सोर्स होते हैं। इसके अलावा और भी इनकम हो सकती है, बट दीज आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। नेक्स्ट जरा काम है तो मैं मिटा के नेक्स्ट पॉइंट देखूंगा। देन एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, सरप्लस बोला जाता है। जो भी सरप्लस होता है इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मेंबर्स, वो बांटा नहीं जाता है मेंबर्स में, बट एडेड टू द कैपिटल फंड। एक फंड मेंटेन किया जाता है जिसे कैपिटल फंड बोला जाता है, और उसमें हर साल इसे ऐड कर दिया जाता है। अकाउंट, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं। पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके लिए नए टर्म है। अब एक एक करके हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। अगर आप ध्यान से पढ़े, रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, पेमेंट का मतलब पैसा जाना। ये वो अकाउंट है जो एनपीओ में पैसा आने और जाने का रिकॉर्ड बताता है। ईयर पूरे साल में जितना भी कैश आया या जितना भी कैश गया है उसका रिकॉर्ड इसमें मेंटेन किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक। इसमें एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में रिसिप्ट दिखाए जाते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखाई जाती है। एट द एंड ऑफ द ईयर इसे बनाया जाता है। पूरे साल की रिसिप्ट, इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस से होती है, जैसे कैश बुक में होती है। फिर सारे रिसिप्ट दिखा दिए जाते हैं, फिर क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखा दी जाती हैं, और फिर बैलेंस कर दिया जाता है जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर में सबसे पहला है नेचर। जब भी आपसे किसी अकाउंट का नेचर पूछा जाए, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो कहता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आपको ये बताना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। इसमें रियल अकाउंट के रूल लगते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. Second, basis of accounting. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हमारी 2 बेसिस होती हैं अकाउंटिंग की, एक कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस। तो दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस, मींस जो भी हमने कैश में किया है सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। Non-cash transactions are not recorded in the receipts and payment account. तीसरी important चीज, it starts with opening balance and ends with closing balance. ये कैश और बैंक दोनों की ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और इसकी एंडिंग हमेशा
क्लोजिंग बैलेंस से कर दी जाती है कैश और बैंक से। कैश के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कि उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस होल्डर में क्रेडिट में लास्ट में लिख दिया जाता है। लेकिन बैंक में दोनों बैलेंस हो सकते हैं, बैंक भी डेबिट में भी हो सकता है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो वो क्रेडिट में भी हो सकता है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और कैश भी है तो कैश डेबिट में आ जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आ जाएगा स्टार्टिंग में। क्लोजिंग में उल्टा हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में और कैश का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा। और अगर दोनों का ही एक जैसा बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है कैश और बैंक का, तो उनको जोड़ के लिख दिया जाता है। यहाँ पे कैश और बैंक के अलग अलग कॉलम नहीं बनाए जाते हैं। नो डिस्टिंक्शन is made between cash and bank transactions। कैश को और बैंक ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग नहीं दिखाया जाता है। ये यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ दिखाया जाता है। चाहे कैश लास्ट ईयर की तरह कैश बुक में जैसे कैश में अगर पेमेंट करी है तो हम कैश कॉलम में लिखते थे, बैंक से चेक से पेमेंट करी तो बैंक कॉलम में। यहाँ पर दोनों का ही कॉलम एक ही होता है। बाय सैलरी एक ही अमाउंट का कॉलम होता है। बाय सैलरी बाय बैंक या चेक से पे किया हो या कैश से पे किया हो एक ही जगह अमाउंट आती है। तो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। देन अभी इसमें मिटा लेता हूँ क्योंकि अगला पॉइंट की बात करते हैं। फिर it records receipts of both types, revenue as well as कैपिटल। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि रिसिप्ट दो तरह के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के रिसिप्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट इट रिकॉर्ड, ऐसा ही पेमेंट में भी है, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। ये दोनों ही तरह की पेमेंट रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कैपिटल पेमेंट्स हो चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड irrespective of period to which they pertain। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो पेमेंट्स करी है वो करंट ईयर की करी है, पिछले साल की सैलरी दी है या आने वाली साल की सैलरी दी है। अगर आपने सैलरी पे करी है तो वो पेमेंट साइड में दिखा दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमाउंट करंट ईयर के लिए रिसीव हुई है, प्रीवियस ईयर के लिए रिसीव हुई है या आगे की पैसा एडवांस में रिसीव हो गया है। यहाँ पे एडवांस वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, प्रीपेड वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपने सैलरी पे करी है तो बाय सैलरी लिख दिया जाएगा, अगर आपको एडवांस में रेंट मिल गया है तो टू रेंट में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ईयर को बिलोंग करता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से हम। Receipts and payment account for the year ending, debit side, credit side, receipts, amount, payments, amount, to balance brought down। जितना कैश में बैलेंस है, जितना बैंक में बैलेंस है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, अमाउंट का एक ही कॉलम बनता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। देन ऑल द रिसिप्ट, जहां से भी पैसा आए, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशंस, और जहां पे भी पैसा जाए, बाय सैलरीज, बाय रेंट
और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। बाय बैलेंस का लिख डाउन कैश और बैंक का, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो बैलेंस का लिख डाउन बैंक का इस साइड आता है, कैश का उसी साइड रहता है इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट ओनली। तो ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का बैलेंस है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करेंगे, हमारे सिलेबस में है। लेकिन पहले हम अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज अ अकाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is a type of profit and loss account for NPO। जिसे हम लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहे थे कि एक तरफ प्रॉफिट दिखा दो, एक तरफ लॉसेस दिखा दो, बैलेंस आएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो जाएगा। वही एनपीओ के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉसेस नहीं होते हैं तो यहाँ पर उसका नाम बदल दिया गया है। कॉन्सेप्ट वही है, लगभग एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। कॉन्सेप्ट वही है। दिस इज द P&L अकाउंट ऑफ एनपीओ। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है नेचर। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर ये रूल लगता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। देन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर। तीसरी चीज, इट हैज नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू आइटम्स ओनली। आपको ध्यान होगा, अभी पिछले में मैंने बताया था आपको, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में सिर्फ दोनों रेवेन्यू कैपिटल आइटम्स आते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में से आपको रेवेन्यू आइटम चूज करके यहाँ पर लिखने होते हैं। तो इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम, इट नेग्लेक्ट्स द कैपिटल आइटम्स। तीसरा, फिफ्थ, नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स इनकम of current year only, whether received or receivable। क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ करंट ईयर की ही इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में रिकॉर्ड करता है, चाहे वो पैसा हमें मिल गया हो या मिलना बाकी हो। अगर नहीं भी मिला है तब भी उसे इनकम में दिखाया जाएगा, चाहे वो पैसा अगले साल मिलना हो, अगर वो करंट ईयर को बिलोंग करता है तो वो दिखाया जाएगा। इन द सेम वे, इट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर ओनली। हम पिछले साल का पैसा भी दिखाएंगे, वेदर पेड, चाहे वो पेमेंट कर दी होगी या करनी बाकी होगी। पैसा कभी भी दिया हो चाहे नहीं भी दिया हो तब भी उसे एक्सपेंस में दिखाया जाएगा। इट इज क्लोज्ड विथ सरप्लस और डेफिसिट। इसको क्लोज बैलेंस करने के लिए बैलेंस डायग्राम और बैलेंस डायग्राम नहीं किया जाता है। अगर इनकम साइड ज्यादा होती है तो सरप्लस से क्लोज किया जाता है, अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होती है तो डेफिसिट से क्लोज किया जाता है। एक तरह से सरप्लस नेट प्रॉफिट हुआ, डेफिसिट नेट लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वर्ड यूज नहीं होता है। हम यहाँ पर सरप्लस या डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स नॉन कैश ट्रांजेक्शंस ऑल्सो। इस अकाउंट में
नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो स्ट्रिक्टली कैश बेसिस पर बनाया जाता है। तो ये इसके फीचर्स थे। अब जल्दी से हम इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी ईयर के एंड में बनाया जाता है। तो फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग this is debit side, this is credit side. Here we record expenditure. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे जल्दबाजी में इनकम एक्सपेंडिचर लिख जाते हैं। एक्सपेंडिचर इज द डेबिट साइड और इनकम इज द क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम इनकम्स दिखाते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशंस, बाय अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बाय इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं टू सैलरीज, टू इंश्योरेंस, लास्ट ईयर आपने एक्सपेंसेस पढ़े हैं, कुछ नया नहीं है, टू रेंट। पॉसिबिलिटी है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में से अगर इनकम साइड ज्यादा हो तो यहाँ पर लास्ट ईयर हम लिखते थे नेट प्रॉफिट, अब लिखेंगे सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो तो बाय डेफिसिट। तो इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, जो हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम बाद में सीखेंगे। थैंक यू।